ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम आपके सामने एक मॉडल लेकर के आए हैं। हम सभी बाबा के बच्चे सृष्टि चक्र को तो बहुत अच्छी तरह से समझा है। ये जो इस सृष्टि चक्र के चित्र में स्वस्तिका का चिन्ह है, ये जो स्वस्तिका का चिन्ह पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम चिन्ह है, एंशिएंट मोस्ट सिंबल इन द यूनिवर्स। और इस सिंबल का जितना ज्यादा महत्व आध्यात्मिकता में है, स्पिरिचुअलिटी में है, उससे कहीं ज्यादा इस चिन्ह का महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है। तो इस स्वस्तिका के चिन्ह का साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है, वो इस मॉडल के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है। तो देखिए, इसमें हम बताते हैं हाइट। हाँ, हाइट कर सकते हैं। कैसे करेंगे हाइट? केवल साइड वालों को नहीं दिख रहा होगा। तो हम ये बताते हैं कि हमारे इस सृष्टि पर निरंतर 3 प्रकार की घटनाएं घट रही है। 3 प्रकार की घटनाएं निरंतर घट रही है। वो 3 प्रकार की घटनाएं हैं। एक है ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं। दूसरी प्रकार की घटना है भौगोलिक घटनाएं, जियोग्राफिकल इवेंट। और तीसरी प्रकार की घटना है खगोलीय घटनाएं, एस्ट्रोनॉमिकल। ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं खगोलीय घटनाएं। और इन तीनों घटनाओं के अंदर पूरे तीनों लोकों के सारी घटनाएं आ जाती है। इस सृष्टि पर जो भी घटनाएं घट रही है, इन तीनों के अंदर ही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल। अब विज्ञान कहता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी कारण का परिणाम है। कॉज एंड इफेक्ट की दुनिया है। बिना कारण का यहां कुछ भी नहीं होता है। इसको कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, है ना? कारण और परिणाम, प्रयास, एफर्ट्स एंड रिजल्ट, और उसका फल। इसी को ही आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है कर्म और फल की दुनिया। कर्म और फल की दुनिया, ये दुनिया कर्म भूमि है। यहां हर एक को कर्म करना ही है। बिना कर्म किए फल नहीं मिलता। ये कर्म भूमि है। तो ये जो तीनों घटनाएं घट रही है, जरूर इसके पीछे भी कोई कारण होगा, क्योंकि बिना कारण का कुछ भी नहीं होता। तो ये 3 घटनाएं घटने के पीछे मूल कारण है
हमारे इस साकार मनुष्य लोक की 3 विशेषताएं हैं। ऊपर उठाना है। तो मैं आपको बता रहा था, इन तीनों घटनाओं के घटने के पीछे मूल कारण है हमारे इस साकार मनुष्य लोक की 3 विशेषताएं हैं। उसमें से सबसे पहली विशेषता है लाइट। यहां पर इस मॉडल में एक जलती हुई लाइट दिखाई दे रही है। ये सूर्य को सिंबलाइज करता है, ये सूर्य को दर्शाया गया है, ये सूर्य है। चूंकि दुनिया में सूर्य का प्रकाश है, इसलिए दुनिया दिखाई देती है, दृश्यमान है, विजिबल है। और दूसरी विशेषता है साउंड, आवाज। चूंकि दुनिया में आवाज है, इसलिए हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने विचारों की लेन देन कर सकते हैं। और इस साकार मनुष्य लोक की तीसरी विशेषता है, वो है गति, मोशन, मूवमेंट। चूंकि दुनिया में गति है, इसलिए यह दुनिया परिवर्तनशील है। अगर दुनिया में गति नहीं होती तो परिवर्तन भी नहीं होता। परंतु हम अनुभव करते हैं कि हमारी सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील है, क्योंकि यहां गति है। तो ये 3 विशेषताएं, लाइट, साउंड एंड मोशन, मूवमेंट, इन तीनों विशेषताओं के कारण ही ये तीनों घटनाएं घट रही है। अब कौन सी विशेषता के कारण कौन सी घटना घट रही है, तो हम आपको बताएं कि सूर्य की हीट एंड लाइट के कारण हमारे सृष्टि पर भौगोलिक घटनाओं का निर्माण होता है। भौगोलिक घटनाओं के घटने का मूल कारण है सूर्य का प्रकाश एवं गर्मी, हीट एंड लाइट। उदाहरण के लिए, चूंकि सूर्य का प्रकाश है, इसीलिए ये दिन और रात होते हैं। ये भौगोलिक घटना है, डे एंड नाइट, ये भौगोलिक घटना है। दूसरी बात, सूर्य की गर्मी है, इसलिए मौसम बदलते रहते हैं, ये भौगोलिक घटना है। इसके अलावा जितनी भी भौगोलिक घटनाएं घटती हुई प्रतीत हो रही है, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका मूल कारण सूर्य की हीट एंड लाइट ही है। तो हमने आपको बताया, सूर्य के प्रकाश और गर्मी से भूगोल का निर्माण हुआ, भूगोल बनता है। दूसरी बात, साउंड, आवाज। हम मनुष्यों के शब्दों से इतिहास का निर्माण होता है। इतिहास बनता है शब्दों से। हम सभी जानते हैं कि महाभारत कैसे बना, रामायण कैसे बना। कहते हैं द्रौपदी ने दुर्योधन को क्या कहा, उस एक वाक्य से महाभारत का बीजारोपण हो गया, शब्दों से इतिहास बन गया। रामायण की भी यही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, उसका प्रमाण जो हम बाबा के बच्चे जानते हैं, कि जिस परमात्मा को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो हमारे सामने आके बोल रहा है। अभी आप लोग बाबा मिलन में जाने वाले हैं, तो बाबा शिव बाबा निराकार, जिनका कोई शरीर नहीं है, वो भी ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के महावाक्य उच्चारण करते हैं। तो ये महावाक्य क्या है? शब्द ही तो है, परंतु ये शब्द महावाक्य है। और तो उन्हीं शब्दों से कितना बड़ा इतिहास बन रहा है कि सच्ची की दुनिया का निर्माण हो रहा है ना।
हम सब कौन है? सतयुग के होनहार देवी देवताएं बैठे हैं ना। जिन देवी देवताओं को दुनिया पूजा कर रही है वो आजकल कहाँ है? यहाँ बैठे हैं सामने, है ना। नशा है ये। हम वो पवित्र आत्माएं हैं। भगवान हमको इतना ऊंचा बना रहे हैं कि हमारी पूजा होती है। तो शब्दों से इतिहास बनता है। और तीसरी विशेषता गति, मोशन, गति। गति के कारण हमारे सृष्टि पर खगोलीय घटनाओं का निर्माण होता है। खगोलीय घटनाएं, खगोलीय घटना का अर्थ होता है स्पेस में, अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे हैं उनकी गतिविधियां, और इसी के आधार पर ज्योतिष विद्या बना है ना। तो ये तीन घटनाओं का मूल कारण हो गया, ये तीन विशेषताएं, लाइट, साउंड एंड मोशन। लाइट के कारण क्या बना? भूगोल। साउंड के कारण क्या बना? इतिहास। और गति के कारण क्या बना? खगोल, खगोलीय घटनाएं, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। तो ये जो मॉडल है खास करके गति के ऊपर केंद्रित है। यहां पर तीन प्रकार की गति दिखाई गई है। तीन प्रकार की गति आत्माओं की भी होती है और तीन प्रकार की गति पृथ्वी की भी होती है। आत्माओं की तीन गति को तो हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं। तो पहले उसी तीन गति को हम थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से समझेंगे। ये जो स्वस्तिका का चिन्ह है, क्योंकि मॉडल छोटा है तो चित्र पीछे छिप रहा है, तो यह हमने ये ड्रामा का चित्र आप सबने देखा है। ये जो स्वस्तिका के चिन्ह का जो दायां भाग, सतयुग और त्रेता युग, ये दोनों भाग माना आधा कल, इस भाग को सृष्टि चक्र का पॉजिटिव साइकिल कहा जाता है। सेंटर पॉइंट से राइट हैंड साइड ये सतयुग त्रेता युग, ये सृष्टि चक्र का पॉजिटिव साइकिल है, सकारात्मक चक्र। और इसी पॉजिटिव साइकिल को ही आध्यात्मिक भाषा में स्वर्ग कहा गया है, क्योंकि ये सुख की दुनिया है। और इस पीरियड के दौरान आत्माओं की सदगति होती है। सदगति, सदगति का अर्थ होता है आत्माओं की सबसे ऊंची स्थिति, सर्वोच्च स्थिति, हाईएस्ट एलिवेटेड स्टेज, सतो प्रधान स्थिति, इसको कहा जाता है सदगति। और स्वस्तिका के चिन्ह का जो लेफ्ट हैंड साइड है, द्वापर और कलयुग, ये आधा कल्प का जो भाग है, ये सृष्टि चक्कर का नेगेटिव साइकिल है। राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइकिल, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव साइकिल। और इसी नेगेटिव साइकिल को ही नर्क कहा गया है। और इस पीरियड के दौरान आत्माओं की दुर्गति होती है। दुर्गति का अर्थ होता है आत्माओं की रजो और तमो प्रधान स्थिति। और हम सब जानते हैं कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदिकाल का अभी क्या चल रहा है? संगम युग। इस संगम युग में स्वयं निराकार शिव परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर के हम आत्माओं को दुर्गति से छुड़ा करके गति प्रदान करते हैं, अर्थात अपने घर वापस ले जाते हैं, जिसको मुक्ति भी कहा जाता है, गति भी कहा जाता है ना। तो गति, ये लिबरेशन, गति, सदगति, दुर्गति, लिबरेशन, फ्रुएशन एंड डिग्रेडेशन, गति, सदगति, दुर्गति।
है? ये तीनों गति आत्माओं की होती है, गति, सद्गति, दुर्गति। और ये तीनों गति निर्भर करता है हमारे कर्मों की गहन गति के ऊपर। तो कर्म एवं कर्म का फल, इसका सीधा संबंध हमारे कर्म भूमि पृथ्वी से लगता है। तो पृथ्वी की भी 3 प्रकार की गति होती है। अब पृथ्वी की पहली गति यह है कि पृथ्वी अपने ही धुरी पर घूम रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, अपने धुरी पर घूम रही है। 24 घंटे में एक चक्र पूरा होता है, जिसके कारण दिन एवं रात होते हैं। तो ये पृथ्वी की पहली गति है ना, दिन रात का चक्र, इसको कहते हैं रोटेशन। थोड़ी देर बाबा को याद करते, ट्रैफिक कंट्रोल। तो हम आपको बता रहे थे कि पृथ्वी की पहली गति क्या हुई, अपने धुरी पर चक्कर लगा रही है, अपनी धुरी पर ही घूम रही है। पृथ्वी की दूसरी गति यह है कि पृथ्वी एक ही जगह खड़ी खड़ी नहीं घूम रही है,
घूमती हुई आगे भी बढ़ रही है और सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में एक बार कर लेती है, जिसको वर्ष का चक्कर या ऋतु चक्कर कहा जाता है। अब ये दोनों गति तो मनुष्यों को मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये दोनों गति हम मनुष्यों के लिमिटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस के भीतर आता है, हम इसको अनुभव कर सकते हैं। परंतु इन दोनों गति के अलावा पृथ्वी की एक तीसरी गति भी होती है, जो मनुष्यों को नहीं मालूम, वैज्ञानिकों को भी नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो तीसरी गति बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही गुह्य है और हम मनुष्यों के लिमिटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस के बाहर है। तो उस तीसरी गति का ज्ञान सिवाय निराकार शिव परमात्मा के अलावा कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं इस चक्र से बाहर है। तो अब शिव बाबा ने हम आत्माओं को जो तीसरी गति के बारे में बताया है, पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में बताया है, उसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक होगा कि जब 365 दिन में पृथ्वी ने सूर्य का एक वर्ष का चक्कर पूरा कर लिया, तो उस एक वर्ष के चक्र को सूर्य का संपूर्ण चक्कर नहीं कहा जाता है। वो जो एक वर्ष का चक्कर है वो सूर्य का केवल और केवल एक अंश का चक्कर है। इट इज ए पार्टली साइकिल ऑफ द सन, नॉट कंप्लीट साइकिल। ये सूर्य का एक आंशिक चक्कर है, संपूर्ण चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 से 10 गुना बड़ा है, बहुत विशाल है। इतने बड़े विशाल सूर्य के सामने हमारी पृथ्वी एक छोटा सा पिंड, छोटा सा कंकर के समान है। अब उदाहरण के लिए अगर हम एक बड़ा बॉल ले लेते हैं, तो ये एक बॉल आपके सामने है। अब इस बॉल के ऊपर एक चौक पीस लेकर के अगर मैं इसके सेंटर लाइन को मेंटेन करते हुए अगर हमने एक चौक की लकीरें खींच दी इस बॉल के सेंटर लाइन में बीचों बीच, अगर एक चौक की लकीर खींच देते हैं तो इस बॉल के चारों तरफ एक परिधि की लकीर खींच जाती है, वन लाइन ऑफ सरकमफरेंस। बॉल के चारों तरफ एक परिधि की लकीर ही खींच गई। तो परिधि की एक लकीर खिंच जाने से इतने बड़े बॉल का पूरा जो स्फेरिकल सरफेस एरिया है, माना पूरा का पूरा बॉल चौक से सफेद तो नहीं हो जाएगा ना, पूरे चौक की पुताई तो चौक से नहीं हो जाएगी। जितनी मोटी चौक है केवल उतनी मोटी केवल लकीर खींच जाएगी बस। ठीक इसी प्रकार से हमारा सूर्य भी एक बहुत बड़ा बॉल है, गैस का बॉल है। उसमें हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसों का निरंतर विस्फोटन हो रहा है। तो हमारा सूर्य गैस का बॉल है और हमारी पृथ्वी उसी छोटी चौक पीस के समान है। तो एक साल के दौरान हमारी छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल एक परिधि का ही चक्कर लगा पा रही है। 365 दिन में छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े सूर्य का केवल एक परिधि, वन लाइन ऑफ सरकमफरेंस ही कवर कर पा रही है। तो एक वर्ष के दौरान छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य का पूरा स्फेरिकल सरफेस एरिया कवर नहीं कर पा रही है। इसीलिए उस एक वर्ष के चक्र को इतने बड़े सूर्य का केवल एक अंश का चक्कर कहा गया है, न कि संपूर्ण चक्कर।
अब वो संपूर्ण चक्कर कैसे होगा? होना जरूर है, क्योंकि गति सृष्टि का नियम है। वो कैसे होगा? उसके लिए ये जो ऑर्बिट आपको दिखाई दे रही है, ऑर्बिट माना सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के घूमने का रास्ता, पाथवे। तो ये जो ऑर्बिट है, ये भी धीरे धीरे शिफ्ट होता है, ये भी घूमता है। आप देख रहे हैं पृथ्वी अपनी दूरी पर भी घूम रही है, घूमते हुए सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, और लगाते लगाते ये ऑर्बिट भी खिसक रहा है अपने सेंट्रल लाइन में। सेंट्रल लाइन वही की वही है, धीरे 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 शिफ्ट हो रहा है। यही पृथ्वी की तीसरी गति है, जिसको बाबा अक्सर मुरली में कहा करते हैं कि ड्रामा जूं मिसल चलता है। सुनिए मुरली, जूं मिसल चलता है। तो जूं मिसल क्या चलता है? ना जूं मिसल धीरे धीरे ये ऑर्बिट खिसकता है। यही पृथ्वी की तीसरी गति है। अब इसी ऑर्बिट को अगर हम नीचे से या ऊपर से देखेंगे तो हमें इधर से गोल दिखाई देगा, और इधर से गोल दिखने वाली ऑर्बिट को अगर आप सामने से देखेंगे तो इधर से गोल दिखने वाली ऑर्बिट सामने से आपको एक लकीर नजर आएगी, ये एक लकीर नजर आएगी। इधर से देखेंगे तो सर्कुलर मोशन, और सामने से देखेंगे तो टू एंड फ्रो, आगे और पीछे एक लकीर दिखाई देगी। उदाहरण के लिए जब हम भोजन करते हैं तो थाली गोल दिखती है। भोजन के बाद थाली को धो करके आपने रैक में खड़ा रख दिया, तो बाजू से गोल दिखने वाली थाली सामने से कैसे दिखेगी? गोल दिखेगी या लकीर दिखेगी? लकीर दिखेगी। तो ठीक इसी प्रकार से इस स्वस्तिका के चिन्ह में दो लाल बड़ी लकीरें खींची गई है, एक खड़ी लकीर, एक वर्टिकल, दूसरा ये आड़ी लकीर, ये हॉरिजॉन्टल। एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, एक खड़ी लकीर, दूसरी आड़ी लकीर, दो बड़ी लकीरें खींची गई है। इसका मतलब क्या है? तो ये दो बड़ी लकीरें वास्तव में इसी गोल ऑर्बिट के इसी लकीर का ही रिप्रेजेंटेशन है जो सामने से दिखाई दे रही है। ये दोनों लकीरें इसी गोल ऑर्बिट के सामने से दिखाई देने वाली लकीर का ही रिप्रेजेंटेशन है। अब आप देखिए, अब चूंकि गति सृष्टि का नियम है, इसीलिए ये लकीर अभी कहीं भी रुकेगी नहीं है। ये लकीर आपको मॉडल छोटा इसलिए शायद दिखाई नहीं दे रही, तो ये गोल लकीर सामने से ऐसी लकीर दिखेगी, है ना। अब चूंकि गति सृष्टि का नियम है, इसलिए लकीर रुकेगी नहीं, धीरे 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 घूमती जाएगी। ये ऑर्बिट, ये लकीर है ना, ये लकीर धीरे धीरे घूमती जाएगी। और गति के कारण, निरंतर गति के कारण, ये जो अभी लकीर आड़ी थी, ये आड़ी थी, घूमते 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 ये खड़ी हो जाएगी सामने। ये लकीर, यहां जो लकीर दिख रही, घूमते 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 ये खड़ी हो जाएगी। परंतु इस आड़ी लकीर को खड़ी हो जाने के लिए 1250 साल लग जाते। इसका मतलब ये हुआ, हमारी छोटी सी पृथ्वी को इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल 1/4 चक्कर करने में ही 1250 वर्ष लग गए। ये सूर्य है, और समझो ये ऑर्बिट ये सामने इधर से गोल दिख रही है, सामने से लकीर अभी खड़ी है। धीरे धीरे घूमते 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 इस खड़ी लकीर को आड़ी हो जाने में उसको 1250 वर्ष लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारी छोटी सी पृथ्वी को इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल एक बार संपूर्ण चक्कर लगाने में उसको 5000 साल लग जाते हैं। 1 in 5000 years। 5000 साल में छोटी सी पृथ्वी
इतने बड़े विशाल सूर्य के 360 डिग्री का संपूर्ण स्फेरिकल सरफेस एरिया का केवल एक बार संपूर्ण चक्कर लगाने में 5000 साल लग जाते हैं। 5000 साल में केवल एक ही चक्कर, संपूर्ण चक्कर लगा पाती है। और यही सबसे बड़ा चक्कर है, इससे बड़ा कोई चक्कर होता ही नहीं। और इसी को कहा जाता है कल्प का चक्कर। कल्प ये काल्पनिक चक्कर नहीं है, ये वास्तविक चक्कर है, जिसे कल्प का चक्कर कहा जाता है। जैसे 24 घंटे के चक्र को दिन रात का चक्कर कहा गया, 365 दिन के चक्र को वर्ष का चक्कर कहा गया, इसी प्रकार से ये ऑर्बिट खिसकते 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 5000 साल में सूर्य का एक संपूर्ण चक्कर लगाती है, और इसी को कहते कल्प का चक्कर। अब जब पृथ्वी की पहली गति काल्पनिक है या वास्तविक है? क्या कहेंगे? वास्तविक है, ये काल्पनिक नहीं है ना। पृथ्वी की दूसरी गति भी वास्तविक है, काल्पनिक है? वास्तविक है। तो ये कल्प का चक्कर काल्पनिक कैसे हो जाएगा? ये भी वास्तविक है। इसलिए बाबा अक्सर मुरली में क्या करते हैं कि ये कल्प का चक्कर फिरता ही रहता है। फिरते रहने का मतलब घूमते ही रहता है, प्रैक्टिकल होता है। ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है, ये फिजिकली होता है। तो हमने ये समझा कि ये स्वस्तिका के जो दो बड़ी लकीरें हैं, ये दोनों बड़ी लकीरें सिद्ध करता है कि पृथ्वी की तीसरी गति होती है। अगर पृथ्वी की तीसरी गति नहीं होती तो यहाँ दो लकीर दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही लकीर काफी था। परंतु ये दोनों लकीरें दिखाई गई है। ये दोनों लकीरें दिखाए जाने का अर्थ ही यही है कि देयर इज थर्ड मोशन, पृथ्वी की तीसरी गति होती है। तो ये दोनों लकीरें सिद्ध करता है कि पृथ्वी की तीसरी गति होती है। अब इन दोनों बड़ी लकीरों के अलावा 4 छोटी लकीरें भी खींची गई है। इसका मतलब क्या है? तो ये 4 छोटी लकीरें हमारे पृथ्वी के जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, इस नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को दर्शाता है, इंडिकेट करता है एट ए पर्टिकुलर सिचुएशन। आपको दूर से शायद ही दिखाई दे रही हो, ये हमने यहाँ पर एक नॉर्थ पोल इंडिकेट किया है। पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आप देखिए, जब कभी भी आप ग्लोब के मॉडल को किसी टेबल पर रखा देखते हैं तो आपने हमेशा देखा है कि हमेशा नॉर्थ पोल को ऊपर की तरफ रखा जाता है और साउथ पोल को नीचे की तरफ। कभी आपने कहीं ऐसा उल्टा देखा है, साउथ पोल ऊपर नॉर्थ पोल नीचे? कभी नहीं, हमेशा ऐसा ही दिखाया जाता। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, मैग्नेट है, और नॉर्थ पोल इस मैग्नेट का पॉजिटिव चार्ज होता है और साउथ पोल इस मैग्नेट का नेगेटिव चार्ज होता है। तो नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज को पृथ्वी का सिर माना गया है और साउथ पोल को पृथ्वी का बॉटम पैर माना गया है। इसीलिए नॉर्थ पोल सिर को हमेशा ऊपर की तरफ रखा जाता है। दूसरी बात, हमारे प्राइमरी स्कूलों में भी भूगोल पढ़ाए जाते हैं, ज्योग्राफी। उसमें एक किताब होती है एटलस, आप सबने देखा होगा। उस किताब में इतना स्पष्ट दिखाया गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। घड़ी की उल्टी दिशा में ही पृथ्वी हमेशा घुमा करती है। पृथ्वी हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा करती है। परंतु कब? जब आप इसको नॉर्थ पोल के तरफ से देखेंगे, ये नॉर्थ पोल के तरफ से देखिए, आपको घड़ी की उल्टी दिशा दिखाई दे रही है। अब इसी गति को आप साउथ पोल से देखिए, आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगी। साउथ पोल से घड़ी की दिशा दिखाई देगी
अब इसी गति को आप नॉर्थ पोल से देखिए, घड़ी की उल्टी दिशा दिखाई देगी, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ विजन चेंज हो गया है ना। तो हमने आपको बताया कि पृथ्वी की पहली गति हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में घूमा करती है, एंटी क्लॉकवाइज, और पृथ्वी की दूसरी गति भी हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में घूमा करती है, और ये दोनों गति एटलस के किताब में दिखाए गए हैं। परंतु हमने जो आपको पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में बताया वो हमेशा हमेशा क्लॉकवाइज होती है। पहली गति एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी गति भी एंटी क्लॉकवाइज, बट थर्ड मोशन इज ऑलवेज क्लॉकवाइज। तीसरी गति हमेशा घड़ी की दिशा में होती है। तो ये जो चार छोटी लकीरें हैं, ये चार छोटी लकीरें ये क्लॉकवाइज दिखाई गई है, घड़ी की दिशा में दिखाई गई है। तो ये चार छोटी लकीरें सिद्ध करता है कि वो तीसरी गति घड़ी की दिशा में होती है। दो बड़ी लकीरें सिद्ध करता है कि तीसरी गति होती है, और चार छोटी लकीरें सिद्ध करता है कि वो तीसरी गति घड़ी की दिशा में होती है। ये समझ में आए? अब देखिए, पृथ्वी की तीसरी गति का रेफरेंस पॉइंट भी नॉर्थ पोल ही है। अब देखिए, पृथ्वी जब घूमते घूमते इस एंड तक आएगी, इस एंड तक आएगी, तो भी नॉर्थ पोल इधर ही होगा, ऊपर ही होगा। जब पृथ्वी घूमते घूमते दूसरे एंड तक जाएगी तो भी नॉर्थ पोल इधर ही होगा। हमने इधर नॉर्थ पोल का एक एरो मार्क दिया है, तीर के निशान, इधर नहीं दिखाया। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी जब इस छोर तक आएगी तो इधर का जो नॉर्थ पोल है इसको लीडिंग नॉर्थ पोल कहते हैं। लीडिंग मतलब नॉर्थ पोल आगे की ओर बढ़ रहा है और साउथ पोल उसको फॉलो कर रहा है, तो इसको कहते हैं लीडिंग नॉर्थ पोल। और जब पृथ्वी घूमते घूमते दूसरे छोर तक आई तो यहां पर पृथ्वी का नॉर्थ पोल लैगिंग हो जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को फॉलो कर रहा है। यहां साउथ पोल लीडिंग हो गया, नॉर्थ पोल लैगिंग हो गया। तो इधर का नॉर्थ पोल लीडिंग नॉर्थ पोल है, इधर का नॉर्थ पोल लैगिंग नॉर्थ पोल है। तो लीडिंग नॉर्थ पोल इज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ थर्ड मोशन। अब देखिए, पृथ्वी जब हमारे पूरे वर्ष के दौरान दो तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है, एक 21 जून, दूसरा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। क्यों? 21 जून को पृथ्वी एक एंड में पहुंच जाती है और उसका उत्तरायण पूरा हो जाता है, नॉर्दर्न सफिक्स पूरा हो जाता है, वो एंड है। फिर वहीं से धीरे धीरे उत्तरायण शुरू हो जाता है और धीरे 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 आकर के जब 22 दिसंबर को, 6 महीने के बाद 22 दिसंबर के बाद दूसरे एंड पे पहुंच जाती है और उसका दक्षिणायन पूरा होकर के फिर से उत्तरायण शुरू हो जाता है ना। तो आगे का भाग ये उत्तरायण है और पीछे ये दक्षिणायन है। तो 21 जून को उत्तरायण पूरा हो गया, दक्षिणायन फिर शुरू हो जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिणायन पूरा हो जाता है और फिर से उत्तरायण शुरू हो जाता है ना। तो अब ये जो लीडिंग नॉर्थ पोल है, पृथ्वी की तीसरी गति, घूमते घूमते जब ये नेगेटिव साइकिल में प्रवेश कर गया, ये नॉर्थ पोल, लीडिंग नॉर्थ पोल अभी नेगेटिव साइकिल में प्रवेश कर गया, तो ठीक यहीं से द्वापर युग शुरू। 1250 वर्ष बाद वही लीडिंग नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ प्रवेश कर गया, तो ठीक यहीं से कलयुग शुरू। और वही लीडिंग नॉर्थ पोल जब पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश कर जाता है तो ठीक यहीं से सतयुग शुरू। और अगले 1250 वर्ष बाद वही लीडिंग नॉर्थ पोल जब नीचे की तरफ प्रवेश करता है तो ठीक यहीं से त्रेता युग शुरू। तो ये चारों छोटी लकीरें हमारे लीडिंग नॉर्थ पोल के पोजीशन को दर्शाता है। परंतु वही लीडिंग नॉर्थ पोल जब पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करता है उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर
एक बहुत 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 बड़ा चमत्कार हो जाता है। वो क्या चमत्कार हो जाता है? हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि संगम युग में ही स्वयं निराकार शिव परमात्मा का सृष्टि पर अवतरण होता है, और यहीं पर शिव बाबा अवतरित होकर के पतित कलयुग की दुनिया को पावन सत्य की दुनिया में परिवर्तित करते हैं। कैसे करते हैं, उसकी विधि क्या है? तो परमात्मा सबसे पहले हम आत्माओं को सत्य ज्ञान की समझ देते हैं। सत्य ज्ञान, ट्रू नॉलेज। आज दुनिया में ज्ञान की भरमार है, जो भी सर्च करो गूगल में मिल जाएगा, परंतु सत्य ज्ञान उसे कहा जाता है जो आत्मा को सतोप्रधान बनावे। वह है ईश्वरीय ज्ञान, सत्य ज्ञान। और दूसरा है राजयोग का अभ्यास, मेडिटेशन। तो जब मास स्केल में अनेक आत्माएं इस ज्ञान और योग के अभ्यास के द्वारा पवित्र बनने लगती हैं, तो उन एक एक आत्माओं के पवित्रता के पॉजिटिव वाइब्रेशन के फलस्वरूप इस पृथ्वी का भौतिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और ये भौतिक परिवर्तन 3 विधि के द्वारा होते हैं। एक है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा है गृह युद्ध, सिविल वार, और तीसरा एंड फाइनल है न्यूक्लियर वार, परमाणु युद्ध। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लीडिंग नॉर्थ पोल ये पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा, तो उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर एक भयानक न्यूक्लियर वार अवश्य होगा, क्योंकि बिना न्यूक्लियर वार के द्वारा इतने बड़े विशाल सृष्टि का संपूर्ण परिवर्तन होना संभव ही नहीं है। क्योंकि आप सबने मुरली सुनी होगी, बाबा ने कहा हुआ है कि पुरानी दुनिया की एक भी चीज, पुरानी कलयुगी दुनिया की एक भी चीज नई दुनिया में नहीं होगी। एक भी चीज नहीं होगी, पुरानी दुनिया का नामो निशान नहीं होगा, सब कुछ नया होगा। पुरानी दुनिया में जो चीजें तो होंगी, पर नया होगा। वो पुरानी दुनिया की चीज नहीं होगी, सब कुछ नया होगा, है ना। तो इतना बड़ा विशाल परिवर्तन A to Z, उसके लिए न्यूक्लियर वार अति आवश्यक है। तो अब आने वाले थोड़े समय में जब भी यहां पर न्यूक्लियर वार होगा, उस समय हमारे पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। और उनमें से सबसे पहला परिवर्तन तो यह होगा कि जब इतने शक्तिशाली एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब की बौछार पृथ्वी पर एक साथ होगी, तो इस पृथ्वी पर इतनी जबरदस्त गर्मी उत्पन्न हो जाएगी कि इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सेकंड से भी कम समय में सब कुछ जल के पिघल कर राख हो जाएगा, भूसा पाउडर हो जाएगा। क्योंकि एक एटॉम बम जहां भी गिरेगा, कम से कम 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा करेगा। मैं एक बम की बात कर रहा हूं। जब एटॉम बम का आविष्कार 1944 में हुआ और उसका पहला प्रयोग 6 अगस्त 1945 को पहले हिरोशिमा में अमेरिका में डाला, और 2 दिन बाद 8 अगस्त को नागासाकी में डाला। उस समय वो तो बेबी बम थे, छोटे बम थे। तो उस समय के बम के द्वारा, उस बेबी बम के द्वारा 4000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा हुआ था। अभी तो इतने एडवांस बन गए कि एक एटॉम बम के द्वारा कम से कम 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा करेगा। हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम की गर्मी तो इससे कई गुना अधिक होगी, तो करोड़ों में जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पृथ्वी पर कोई भी ऐसी मेटल, कोई भी धातु मौजूद ही नहीं है जो 3000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर के ऊपर सहन कर सके। तो आप सोचिए, इतने करोड़ों डिग्री टेम्परेचर से इस पृथ्वी का क्या हाल होगा, जिसको बाबा मुरली में कहा करते हैं कि इस भंबोर को आग लगनी है, लगनी जरूर है। तो जब ये आग लगेगी, 3rd वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, तो क्या हाल होगा। इस करोड़ों डिग्री टेम्परेचर से पृथ्वी
पर मौजूद जितने सातों के सातों भूखंड है, सब के सब जल के पिघल कर राख हो जाएगी, लूज मटेरियल में चेंज हो जाएगा। जब सारी जमीनें लूज मटेरियल में चेंज हो जाएगा, नरम राख हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई काफी गहराई तक राख हो जाएगी। तो जब सारी जमीनें लूज मटेरियल में चेंज हो जाएगा, तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सारी उस नरम जमीनों को, लूज मटेरियल को अंदर खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो अपना काम करेगा, उसको कौन रोक सकता है। तो सातों के सातों भूखंड पृथ्वी के भूगर्भ केंद्र बिंदु तक दौड़ेगी, अंदर खींची चली जाएगी, और सातों के सातों भूखंड पृथ्वी के अंदर जाकर के एक विशाल भूमि का रूप ले लेगी, अंदर पृथ्वी के केंद्र बिंदु में, तो विशाल भूमि का रूप ले लेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी पर जितने भी देश मौजूद है, सब के सब समुद्र के अंदर समा जाएगा, सब के सब समा जाएंगे। परंतु जो मैं आपको चमत्कार की बात कर रहा था, वो चमत्कार ये होगा कि सारे देश समुद्र के अंदर चले जाएंगे, परंतु हमारी भारत की भूमि कभी भी समुद्र के अंदर नहीं जाएगा। ऐसा चमत्कार कैसे होगा? इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि इस भारत की भूमि पर स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा का अवतरण होता है, जो कि इन्फिनिटी पॉजिटिव एनर्जी है, इन्फिनाइट पॉजिटिव एनर्जी, पवित्रता का सागर है। तो परमात्मा के अवतरण से हमारी भारत की भूमि उनके पॉजिटिव एनर्जी के सूक्ष्म वाइब्रेशन से रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। और कोई भी देश अगर भारत के ऊपर एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब के द्वारा अटैक करना चाहता है, तो उनके नेगेटिव संकल्प को परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी की शक्ति उसको वही रोक देता है, वहीं से पीछे धकेलता है। इसीलिए उन देशों को कोई ना कोई कारण दिखाई देता है, जिसके कारण वो भारत के ऊपर अटैक करने का प्रोग्राम पोस्टपोन करता ही रहता है। और भारत पर फाइनल अटैक करने से पहले कोई ऐसी भयंकर प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई तीसरा देश उस पर अटैक कर दे, जिससे उस देश का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वरना भारत में भी अगर किसी ने एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया, तो भारत की जमीन भी राख होकर के अंदर चली जाए, परंतु वो काम शिव बाबा होने ही नहीं देता है। इसीलिए हमारी भारत की भूमि अविनाशी खंड है। हमारी भारत की भूमि अविनाशी खंड है। क्यों अविनाशी खंड है? शिव बाबा भारत पर न्यूक्लियर वार होने ही नहीं देता है ना? अब इसके साथ साथ हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं सैकड़ों ज्वालामुखी कहीं ना कहीं फट रही होती है, अंदर अंदर पक रही होती है। अभी भी कहीं ना कहीं फट रहा होगा, लगातार कहीं ना कहीं हो ही रहा है। तो उस भयंकर विनाश के दौरान जब सारी जमीनें अंदर चली जाएगी, तो पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में जो लावा है, गर्मी लावा है, सारी हैवी मेटल पिघल करके अंदर चली जाएगी, तो वो लावा को वो बाहर फेंकेगा, तो लावा बाहर आएगा। जो पृथ्वी के केंद्र बिंदु में लावा है, वो लावा बाहर निकलेगा और वो जमीनें वो जगह ले लेगी, और उस समय सारे ज्वालामुखी भी इकट्ठी हो जाएगी और पृथ्वी के अंदर का लावा बाहर आएगी। तो इन दोनों गर्मियों से समुन्द्र के अंदर जितने भी बड़े बड़े बर्फ के चट्टान है, बर्फ के पहाड़ है, वो अंदर से पिघलना शुरू हो जाएगा उन गर्मियों से। और न्यूक्लियर बॉम्ब की गर्मी के द्वारा पृथ्वी के दोनों पोल में जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स है, वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। तो अंदर और बाहर के सारे बर्फ पिघल जाएंगे और सी लेवल 100% बढ़ जाएगा। तो दूसरा कारण यह है कि समुन्द्र का सी लेवल कितना भी क्यों न बढ़ जाए, फिर भी हमारे भारत की भूमि का संपूर्ण विनाश कभी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की भूमि की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि मीन सी लेवल से बहुत ऊंचा है, और इसका प्रमाण आपको हर रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा।
क्योंकि वहां लिखा रहता है बोर्ड में कौन सा शहर कितने मीटर समुद्र तल से ऊंचा है, और जितना जितना आप नॉर्थ के तरफ जाएंगे उसकी मीटर उतना बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। हाँ, इतना जरूर होगा कि भारत के तीनों तरफ जो सागर है, कोस्टल एरिया है, वो सब के सब डूब जाएंगे। परंतु तीव्र गति के भूकंप के कारण और ऊपरी कुछ ज्वालामुखी फटने के कारण फिर से नए सिरे से कुछ नई जमीनें उभरेगी और उसी से भारत का एक नया नक्शा बनेगा। ये जो नक्शा है ये सतयुगी दुनिया में नहीं होगी, क्योंकि बाबा ने कहा है पुरानी दुनिया की एक भी चीज नई दुनिया में नहीं होगी। तो ये भारत का पुराना नक्शा सतयुग में कैसे होगा? भारत का नया नक्शा बनेगा, नया भारत, नई दुनिया, नया नक्शा। क्योंकि अभी जो ये भारत का नक्शा बना हुआ है इसमें 100% वास्तु दोष है, और यही कारण है कि जब से ये नक्शा बना है और जब तक ये नक्शा रहेगा तब तक भारत के ऊपर आपदाएं, तकलीफें होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, कम नहीं होने वाली। और जब उस भयंकर हलचल में जो भारत का नया नक्शा बनेगा वो 100% वास्तु साइंस के अनुकूल हो जाएगा। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि भारत को छोड़ करके जितनी जमीनें अंदर चली गई उन जमीनों का सेटलमेंट इस तरीके से हो जाएगी कि पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, उसके दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ बराबर जमीनों का बंटवारा हो जाएगा। जितनी जमीन उत्तरी गोलार्ध में उतनी ही जमीन दक्षिणी गोलार्ध में, ऐसा अंदर की जमीनों का बंटवारा हो जाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा इसलिए होगा कि हम सभी जानते हैं कि हम मनुष्य आत्माओं के जो संकल्पों के वाइब्रेशंस हैं, हमारे वाइब्रेशंस हैं, उस वाइब्रेशंस को हमारे प्रकृति के पांचों तत्व रिसीव करते हैं। और इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, अगर आपने जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो का रिसर्च एक्सपेरिमेंट सुना होगा। उन्होंने पानी के ऊपर अपने संकल्पों के प्रभाव का प्रयोग किया, अनेक विधि अपनाई। उन्होंने थोड़ा पानी लिया और पहले उसको नेगेटिव वाइब्रेशन देना शुरू किया, तो उनको ये रिजल्ट मिला कि उस पानी का जो मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स है वो विकृत हो गए, डिस्टॉर्ट हो गए। और उसी पानी को जब दोबारा वो पॉजिटिव वाइब्रेशन देने लगे तो उनको ये रिजल्ट मिला कि वही विकृत मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स फिर से एक फूल के समान ऑर्गेनाइज हो गए। तो इस रिसर्च एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने पूरी दुनिया में ये सिद्ध कर दिया कि हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस हमारे प्रकृति के तत्व रिसीव करते हैं, कैच करते हैं, और जैसा संकल्प हम करते हैं वो प्रकृति अपने आप को वैसा ही सेट कर लेती है। तो उस भयंकर विनाश के दौरान अभी वर्तमान समय देखिए, हम ब्राह्मण आत्माएं, बीके भाई बहन बहुत थोड़े हैं, और हमारी तुलना में नेगेटिव आत्माएं कितने गुना ज्यादा है। तो हम ब्राह्मण आत्माओं के जो पवित्रता के पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो केवल दो समय काम करते हैं, एक अमृत वेला, दूसरा नुमा शाम। क्योंकि उस समय नेगेटिव आत्माएं भी थोड़ा सा वो अपनी नेगेटिविटी उनकी थोड़ी कम हो जाती है, अमृत वेले सोए रहते हैं, और हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन समय ज्यादा काम करता है। नुमा शाम का भी थोड़ा सा ऐसे होता है, परंतु पूरा दिन भर बाकी क्या होता है, पूरे 24 घंटे में बाकी तो सब नेगेटिव आत्माओं के नेगेटिव वाइब्रेशन ही काम करते हैं। तो उस भयंकर विनाश के दौरान सारे के सारे नेगेटिव आत्माएं अपने घर, सारी आत्माएं वापस चली जाएंगी। तो उन नेगेटिव आत्माओं के नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे प्रकृति के तत्वों को उस समय मिलना बंद हो जाएगा। परंतु उस समय सारी आत्माएं तो चली जाएंगी, परंतु भारत की भूमि पर कुछ पवित्र आत्माएं जीवित रहेंगी।
जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में एडवांस पार्टी कहते हैं, उन पवित्र आत्माओं के पॉजिटिव वाइब्रेशंस लगातार प्रकृति के तत्वों को मिलती रहेगी, और उन पॉजिटिव वाइब्रेशंस को रिसीव करते हुए हमारे प्रकृति के पांचों तत्व अपने आप को बैलेंस स्टेज में स्थित कर लेगी। इसीलिए उस पवित्रता के पॉजिटिव वाइब्रेशंस को रिसीव करते हुए हमारी पृथ्वी तत्व भूमध्य रेखा के दोनों तरफ बराबर जमीनों का बंटवारा कर लेगी और पृथ्वी बैलेंस हो जाएगी। जब दोनों तरफ बराबर वजन आएगा तो पृथ्वी बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस होते ही पृथ्वी जो अभी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, एक ही झटके में 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी बैलेंस हो गई। बैलेंस होने के बाद झुकने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो जाएगी तो तुरंत अगला परिवर्तन ये होगा कि सूर्य की रोशनी और गर्मी पृथ्वी के दोनों पोल पर लगातार एक जैसा पड़ती रहेगी। तो सत्य की दुनिया में, आने वाली सत्य की दुनिया में क्या होगा? साल भर लगातार 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात ही होगी, क्योंकि पृथ्वी सीधी खड़ी हो गई। क्योंकि दोनों पोल में लगातार जितनी रोशनी और गर्मी नॉर्थ पोल में मिल रहा है, उतनी रोशनी गर्मी साउथ पोल में मिल रहा है। इसलिए साल भर सतयुग त्रेतायुग में क्या होगा? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात ही होगी। इक्वल डे इक्वल नाइट। आजकल जैसे लंबे दिन छोटे रात, छोटे दिन लंबे रात, ऐसा कभी नहीं होगा। इक्वल डे इक्वल नाइट। अगला परिवर्तन क्या होगा? दोनों पोल में लगातार एक जैसा गर्मी पड़ने के कारण दोनों पोल में बर्फ जमा ही नहीं होगा, क्योंकि एक जैसी गर्मी पड़ रही दोनों पोल में, तो बर्फ जमा ही नहीं होगा। इसीलिए देवी देवताओं को पता ही नहीं होता है कि बर्फ क्या चीज है, इसलिए वे कभी आइसक्रीम नहीं खाते। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो जाएगी तो पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है वो स्थिर हो जाएगी। पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि अंदर सारी जमीनें इकट्ठी हो गई, तो उस एक विशाल भूमि का एक ही सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी बनेगा। और हम सभी जानते हैं कि सूर्य का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी पहले से स्थिर है। जब दोनों का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी स्थिर हो चुका होगा तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी स्थिर हो जाएगी, कोई हलचल नहीं। तो आने वाली सतयुग की दुनिया में साल भर पृथ्वी सूर्य से एक ही दूरी बनाए रखते हुए ये ऑर्बिट चपटे के बजाय गोल हो जाएगी, क्योंकि साल भर एक ही दूरी है। गोल होते ही सूर्य की रोशनी और गर्मी पृथ्वी पर साल भर एक जैसी पड़ेगी, और यही कारण सत्य की दुनिया में साल भर एक ही मौसम हुआ करेगी, सदा बहार वसंत ऋतु। यहाँ पर सर्दी गर्मी बारिश का अलग अलग मौसम होता ही नहीं है। हाँ, बारिश रोज होगी, परंतु आजकल जैसा झमाझम कीचड़ वाली बारिश नहीं होगी। और बारिश कब होगी? जब देवी देवताएं रात को सो जाएंगे और अमृत वेले उठेंगे, उससे बीच का जो पीरियड है उस समय स्प्रे जैसी बारिश होगी, स्प्रे जैसी, धीमी धीमी। रोज होगी बारिश, परंतु उस पीरियड में होगी, दिन में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि प्रकृति देवी देवताओं के दासी है, प्रकृति दासी है ना, और देवी देवताओं को रोज फ्रेश वाटर चाहिए। तो जितना पानी की आवश्यकता होगा उतनी ही बारिश होगी। माली को वहां बगीचे में वो सींचना नहीं पड़ेगा, अपने आप सब होगा, है ना। प्रकृति दासी है। अब अगला, अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब साल भर एक ही मौसम हुआ करेगी तो साल कब पूरा हो गया पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा? अभी तो पता चल रहा है कि भाई अभी ठंडी है, अभी दिसंबर जनवरी आने वाला, नया साल आ जाएगा। तो सतयुग त्रेतायुग में पांचांग नहीं होते, कैलेंडर होते ही नहीं, क्योंकि वहां इसकी जरूरत ही नहीं है। वहां किसी को कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत ही नहीं। रिकॉर्ड तो तब रखा जाता जब दुर्घटनाएं होती, वहां तो कोई दुर्घटना होती नहीं। तो सतयुग त्रेतायुग में कैलेंडर्स नहीं होते, वहां पांचांग नहीं होते। सतयुग त्रेतायुग में संडे मंडे नहीं होते और जनवरी फरवरी नहीं होती है। यस,
सतयुग त्रेतायुग में जनवरी फरवरी नहीं होती है, संडे मंडे नहीं होता है, वहां रोज गुरुवार है, रोज सदगुरुवार है, बृहस्पति की दशा है ना। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो गई तो तुरंत पृथ्वी के चारों ओर जो चांद घुमा करेगा उसकी सेटिंग ऐसी हो जाएगी कि सतयुग में रोज रात्रि को पूर्णिमा होगी। सतयुग में रोज रात्रि को पूर्णिमा, आजकल तो महीने में एक बार होता है, वहां रोज पूर्णिमा होगी। क्यों? क्योंकि आत्मा 16 कला संपूर्ण पवित्र है, तो यहाँ प्रकृति भी 16 कला संपूर्ण सुखदायी है। और इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि विनाश के बाद, न्यूक्लियर वार होने के बाद जब पृथ्वी सीधी खड़ी हो जाएगी तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बिल्कुल कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। उस समय की तुलना में आज वर्तमान समय हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे अधिक है। इस पृथ्वी की आज वर्तमान समय ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम है। अब देखिए, परंतु ये वेरी करता है, सब जगह एक जैसी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। और इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है बरमूडा ट्रायंगल। अगर आपने सुना होगा कि ये सेंट्रल अमेरिका में अटलांटिक महासागर के ऊपर मियामी शहर के पास लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा अदृश्य त्रिकोण बना हुआ है जो बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर कोई भी ठोस वस्तु गुजरती है, वो चीजें गायब हो जाती है। आज तक भी वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चला वो चीजें कहां गई। और आज तक के रिकॉर्ड के अनुसार 250 हवाई जहाज, 50 समुद्री जहाज और 8000 लोग गायब हो चुके हैं। और तब से उस एरिया को सील कर दिया गया है, वहां किसी को जाने नहीं देते, है ना। तो वो एरिया, बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है, आप सोचिए एरोप्लेन कितने किलोमीटर ऊपर से उड़ रही है, जैसे वो बरमूडा ट्रायंगल को टच करता है उसका रेडियो सिग्नल गायब हो जाता है और धरती उसको उड़ती हुई प्लेन को अंदर खींच लेती है वहां पर। तो कितनी जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वहां पर। अब वहीं पर ही ऐसा क्यों होता है, इसके कारण तो अलग अलग लोग बहुत सारे अलग अलग बताते, परंतु मैं आपको यथार्थ कारण बताता हूं। यथार्थ कारण ये है कि देखिए, पूरे पृथ्वी की केंद्र बिंदु और बरमूडा ट्रायंगल का सरफेस एरिया, उसके रेडियस के बीच में काफी गहराई तक बीच में केवल और केवल समुद्र का पानी ही पानी है। वहां पर न कोई जमीन है, न दलदल है, न बर्फ है, न तेल है, न गैस है, न काई है। केवल और केवल समुद्र का पानी ही पानी है, ठोस वस्तु से खाली है। बाकी सब जगह कुछ ना कुछ है और सबसे ज्यादा बर्फ में। तो वो एरिया ठोस वस्तु से खाली होने के कारण कोई भी ठोस वस्तु ऊपर से गुजरती है तो वो हमारी पृथ्वी की जो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स है सबको खींच लेती है, क्योंकि उसको तो अपना गड्ढा भरना है। अब विनाश के बाद, न्यूक्लियर वार के बाद, जब अंदर सारी जमीनें चली गई, कोई भी खाली जगह है ही नहीं, तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को जो कुछ खींचना था खींच लिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सैचुरेटेड हो गई, तो हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिए, इसीलिए आपने देखा होगा सतयुग में देवी देवताओं को गहनों से लदे हुए दिखाते, उनको बोझ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। दिन भर राज करते हैं, थकते नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। वहां महल बनने में टाइम लगता, फटाफट बनते। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। वहां पर पुष्पक विमान को उड़ाने के लिए आजकल जैसा एरोप्लेन भारी भरकम मशीन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। सतयुग के साइंस एडवांस है, आजकल के साइंटिस्ट उस साइंस को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि पूरी फिजिक्स जो है ना, आजकल जो भौतिक विज्ञान है, उसका दो आधार है, एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति, दूसरा चुंबकीय शक्ति। तो आज जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स,
ये दोनों फोर्स की जो आज वैल्यू है उस सत्युग में विनाश के बाद चेंज हो जाएगी। जब चेंज हो जाएगी रिवर्स हो जाएगा। तो जब सारी चेंज हो जाएगी तो आज का फॉर्मूला, आज के विज्ञान के फॉर्मूला सत्युग में काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो काम ही नहीं करते, उसके वैल्यू चेंज हो गई। इसलिए हमारे सत्युग के साइंस को आजकल के साइंटिस्ट समझ नहीं सकते। उस बात को वे लोग गपोड़ा समझते हैं, क्योंकि इस चीज को वो समझ नहीं सकते। सत्युग की साइंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, अभी क्या बोलते हैं आईटी, अरे क्या आईटी, सत्युग के सामने कुछ भी नहीं है। सत्युग के सामने कुछ भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले नहीं बाबा ने कहा कि वहां जैसे विदेश में बत्तियां दिखती नहीं है, सत्युग में बत्ती दिखेगी नहीं, अपने आप जलेगी। प्रकृति दासी है, रोज पूर्णिमा है। सत्युग में महलों में दरवाजे और खिड़कियों के पल्ले नहीं होते हैं, वहां ट्रांसपेरेंट हल्का सा पर्दा होता है। क्यों? कि जैसे सूर्य अस्त हुआ, फुल मून चंद्रमा का उदय, उसकी लाइट रंग बिरंगे जो अंदर हीरे जड़ित है उस पर पड़ेगी, वो दूसरे हीरे पड़ेगी, वो तीसरे पर मल्टीप्लाई होकर के पूरा महल जगमग जाएगा। प्रकृति दासी है, वहां पर बिजली के ये तार नहीं खींचने पड़ेंगे। प्रकृति दासी है। वहां की साइंस क्या है? आजकल के तमो प्रधान साइंटिस्ट क्या समझेंगे हमारी बातों को? नहीं समझ सकते। तो बाबा ने हमें बताया सत्युग में क्या होगा, क्या क्या होगा। तो अब हम आपको बताएंगे। अब सत्युग में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होते ही चांद एक झटके से पीछे आ जाएगी, क्योंकि आकर्षण कम हो गया। और एक झटके से पीछे जाते ही उस झटके के कारण चांद ऐसे मुड़ जाएगा कि आजकल आप पूर्णिमा के दिन में चांद को देखते हैं, उसमें काले धब्बे दिखाई देते हैं, ब्लैक स्पॉट। उस सत्युग त्रेतायुग में चांद के वो काले धब्बे दुब्बे दिखाई नहीं देंगे, उसका ऑपोजिट प्लेन एरिया ही दिखाई देगा। और यही कारण है कि सत्युग में चांद फुल रोशनी देगी, क्योंकि गड्ढे रोशनी सोख लेते हैं और प्लेन एरिया फुल लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो हमको दो कारण मिल गए, एक तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गई, दूसरी चांद की थोड़ी दूरी बढ़ गई। इन दोनों कारणों के प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी के चारों जो चांद की घूमने की गति है, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड है, इतनी धीमी हो जाती है, इतनी धीमी हो जाती है कि जैसे कि पूर्णिमा के स्थिति में चांद रुक गई हो। वास्तव में रुकती नहीं है, परंतु उसकी वेलोसिटी इतनी नेग्लिजिबल हो जाती है कि रुकने के ही बराबर है। यही कारण है कि सत्युग में रोज रात्रि को पूर्णिमा होगी। अब देखिए, आज वर्तमान समय में चांद को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 29.5 दिन लगते हैं, 29.5 days। 29.5 दिन में चांद पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेती है, और इसी के आधार पर महीने की गिनती होती है ना। तो अब सत्युग में रोज पूर्णिमा होगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत कम है। अब देखिए, सत्युग में यहां पर सत्युग के शुरुआत में आत्माएं 16 कला संपूर्ण पवित्र है, तो चांद भी 16 कला संपूर्ण है। 1250 वर्ष बाद यहां पर आत्माओं की दो कला कम होती है, तो चांद की भी 2 कला कम होती है, तो वो भी पूर्णिमा जैसे ही है। और वही चांद की स्पीड जो है ना, इतनी धीमी होगी कि यहां पहुंचते पहुंचते त्रेता के अंत में आत्माओं की कला 8 कला होगी, तो चांद की भी 8 कला होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे आधा कल्प में भी चांद पृथ्वी का एक भी चक्कर पूरा नहीं कर पाती, तो कितनी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये हुई सुख की दुनिया, आत्माओं से भी सुख तो प्रकृति से भी सुख। अब यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब सत्युग त्रेता युग का आधा कल्प पूरा करके जब ये नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करेगा, लीडिंग नॉर्थ पोल जब ये नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करेगा, तो यहां भी एक नेगेटिव परिवर्तन आएगा। वो कैसे आएगा? हमने देखा कि सत्युग के शुरुआत में ही पृथ्वी की जो मैक्सिमम जमीन है वो सब अंदर, मैक्सिमम अंदर, सारी जमीनें अंदर चली गई, एक विशाल भूमि तैयार हो गया। तो उस पृथ्वी के भूगर्भ केंद्र बिंदु में गर्मी और गैस पकना शुरू हो जाता है, हीट एंड गैस डेवलप होना शुरू हो जाता है। और वही गर्मी और गैस
अंदर पकते पकते धीरे 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 उसका प्रेशर और एरिया बढ़ने लगता है, और पूरे आधा कल्प के दौरान सतयुग से लेके त्रेता युग के अंत तक वही गर्मी और गैस अंदर अंदर इतना उसका प्रेशर और एरिया बढ़ चुका होता है कि पूरी पृथ्वी अंदर अंदर गैस सिलेंडर बन चुकी होती है। परंतु वो गैस का प्रेशर यहां त्रेता के अंत तक वो नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि अंदर जो जमीन गई हुई है उसकी जो बाहरी परत है, आउटर पेरिफेरी है, वो बहुत हार्ड होती है और थिक होती है, मोटी होती है। क्योंकि विनाश के समय इतनी हीट से वो सारी जमीन गई, तो ये हार्डनिंग प्रोसेस हो जाती है। जो मेटल को हार्ड करते ना, उसका प्रोसेस यही होता है। खूब हीट करके या तो तेल में डुबाते, ठंडे तेल में, या फिर पानी में डुबाते, तो मेटल हार्ड हो जाता है। तो वही प्रोसेस यहाँ होता है। तो अंदर लावा बाहर आ गया, बर्फ पिघल गया और सब जमीन अंदर चली गई, और बर्फ का ठंडा पानी बाहर बाहर उसको ठंडा कर दिया, तो वो जमीन हार्ड हो गई। तो हार्डनिंग प्रोसेस, तो वो जमीन की जो बाहरी परत है बहुत मोटी और सख्त होती है। तो इसीलिए वो गर्मी, अंदर की हीट और गैस की गर्मी के प्रेशर को रोकने में समर्थ होता है। परंतु जैसे ही ये लीडिंग नॉर्थ पोल ये नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करता है, नेगेटिव साइकिल में लीडिंग नॉर्थ पोल जैसे ही प्रवेश करता है, तो यहां पर हम आत्माओं के अंदर, वहां पर मौजूद आत्माओं के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश हो जाते हैं। नेगेटिविटी प्रवेश होते ही वो नेगेटिव वाइब्रेशन यहाँ के सतो प्रधान प्रकृति को सहन नहीं होता है, एक बहुत बड़ा हलचल हो जाता है। उदाहरण के लिए एक अमृत का कलश है, एक बूंद भी जहर डाल दीजिए तो पूरा अमृत जहर बन जाएगा। पूरा तपेला दूध भरा, एक बूंद नींबू का रस डाल दीजिए, पूरा दूध फट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जब पहली बार नेगेटिव वाइब्रेशन इस सतो प्रधान प्रकृति में मिक्स होता है, तो सतो प्रधान प्रकृति को सहन नहीं होता है। तो सतो प्रधान प्रकृति में एक बहुत बड़ा हलचल आ जाता है, और हलचल आते ही पूरे जमीन में क्रैक्स आ जाते, दरार पड़ जाती है। दरार पड़ते ही अंदर जो गर्मी और गैस का प्रेशर बढ़ चुका था उसको निकलने का रास्ता मिल जाता है। जैसे रास्ता मिल जाता है, इतनी भयंकर तेज गति से वो गैस का प्रेशर बाहर आता है कि उस पूरी की पूरी जमीन को फाड़ देता है। एक भयंकर इंटरनल एक्सप्लोजन होता है, आंतरिक विस्फोट होता है। और उसी आंतरिक विस्फोट के दौरान जो गैस का प्रेशर का जो इतना वो हो गया, वो पूरी की पूरी जमीन को फाड़ दिया, एक आंतरिक विस्फोट हुआ। उसी विस्फोट के दौरान जो अंदर की जो जमीनें हैं वो टुकड़े टुकड़े में बंटकर चारों ओर बिखर जाता है, और फिर से समुद्र के सतह पर आ जाता है, और फिर से सातों महाद्वीप का पुनः निर्माण होता है। 7 कॉन्टिनेंट्स फिर से एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। और उसी के पैरेलल में जो गर्मी का प्रेशर चारों ओर निकलता है, वो ज्वालामुखी के रूप में निकलते हैं, और उन्हीं ज्वालामुखियों के द्वारा बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है ना। पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। अभी भी आप गौर करेंगे तो हमारे पृथ्वी में आप पाएंगे जितने भी ज्यादा से ज्यादा देश मौजूद है हमारे पृथ्वी पर, मैक्सिमम कंट्री भूमध्य रेखा के ऊपर नॉर्थ पोल के तरफ ही ज्यादा मौजूद है साउथ पोल की तुलना से। और जितने ज्यादा से ज्यादा पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भी भूमध्य रेखा के ऊपर नॉर्थ पोल के तरफ ही है। इसका मतलब ये हुआ उस भयंकर आंतरिक विस्फोट के दौरान पृथ्वी की मैक्सिमम जमीनें पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ खिसक गई। नॉर्थ पोल की तरफ खिसकते ही नॉर्थ पोल इम्बैलेंस हो गया, भारी हो गई, भारी हो गई। भारी होते ही पृथ्वी इम्बैलेंस हो गई। इम्बैलेंस होते ही जो सतयुग में पृथ्वी 0 डिग्री सीधी खड़ी थी, पृथ्वी इम्बैलेंस होते ही एक ही झटके में फिर से 23.5 डिग्री झुक गई, क्योंकि इम्बैलेंस हो गई, असंतुलित हो गई। पृथ्वी की एक्सिस 23.5 डिग्री झुकते ही पृथ्वी के जो ओरिजिनल सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी था वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वो अंदर की एक खंड जमीन टुकड़े टुकड़े में बट गए, और जितने टुकड़े, हर टुकड़ों का, हर कॉन्टिनेंट्स का, हर जमीन के टुकड़ों का अलग अलग सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी बन गया। तो ओरिजिनल सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होते ही सूर्य से पृथ्वी की दूरी घटना बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब नेगेटिव साइकिल शुरू होते ही
पृथ्वी सूर्य से दूरी अलग अलग बनाती है, अर्थात घटना बढ़ना, दूरी वेरी होना शुरू हो गया। तो सतयुग त्रेता युग में जो ऑर्बिट बिल्कुल गोल हुआ करती थी, नेगेटिव साइकिल शुरू होते ही वो एलिप्टिकल, चपटी शुरू हो गई, एलिप्टिकल। एलिप्टिकल होते ही अलग अलग मौसम बनना शुरू हो गया। और यही कारण है, अब देखिए यहां से लेकर के नेगेटिव साइकिल जब से शुरू हुआ, नेगेटिव साइकिल के अंत तक, पूरे नेगेटिव साइकिल के दौरान लगातार कहीं ना कहीं भूकंप ज्वालामुखी फटते रहते। और यही कारण है अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में अलग अलग सभ्यताओं का उदय भी हुआ और विलय भी हो गया। अब यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब नेगेटिव साइकिल पूरा करके जब फिर से पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा, तो इस वर्ल्ड ऑर्डर का फिर से इसकी रीसेटिंग होगी। हमने देखा कि त्रेता के अंत में इंटरनल एक्सप्लोजन के कारण जमीनें बिखर गई, तो रीसेटिंग के दौरान उन्हीं बिखरी हुई जमीनों को फिर से इकट्ठा होना है। वो कैसे होगा? उसके लिए चाहिए एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी ताकत। वो कहां से आएगा? उसी के लिए ठीक सही समय पर एक्यूरेट ड्रामा प्लान अनुसार हमारे वैज्ञानिकों ने एटॉम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, नाइट्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स आदि आदि बनाए हैं। और हम सभी जानते हैं ये एक दो तो नहीं है, कितने देशों में आवश्यकता से अधिक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये लीडिंग नॉर्थ पोल फिर से पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा, उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर फिर से न्यूक्लियर वार होगा, और उसी न्यूक्लियर वार के दौरान सातों के सातों भूखंड की जमीन फिर से अंदर बटोर के कर इकट्ठी हो जाएगी, और फिर से हमारी पृथ्वी बैलेंस होकर सीधी खड़ी हो जाएगी और सतयुग आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हर 5000 साल बाद इस सृष्टि की ऐतिहासिक घटनाएं, भौगोलिक घटनाएं एवं खगोलीय घटनाओं की हूबहू पुनरावृत्ति होती ही रहती है। ओम शांति। यहाँ पर हमारा पहला सत्र पूरा हो गया। कल आपको इसका दूसरा सेशन सुनाएंगे।